चलिए शुरू करते हैं सेशन को। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 18 अप्रैल के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट सारे क्वेश्चन आराम से सुनिए, एंड तक सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। कल का सेशन आपका थोड़ा लेट हो गया था, तो आज हम यहां पर हमारे सेशन को प्रॉपर टाइम पर स्टार्ट करते हैं। तो 18 अप्रैल के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं। पीडीएफ और मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। पहला क्वेश्चन, याना गुफाओं को भू विरासत स्थल घोषित किया गया, यह गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर बात की जा रही है याना केव्स की। याना केव्स देखने को मिलती है कर्नाटका राज्य में। हाल ही में इन गुफाओं को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से याना केव्स को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके धार्मिक महत्व भी देखने को मिलता है, काफी प्राचीन है। और इसके अलावा यहां पर जो काले रंग की चट्टानें पाई जाती है, देखिए किसी भी प्लेस को जियो हेरिटेज साइट तब घोषित किया जाता है तब जब उसके अध्ययन से हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में या पृथ्वी के अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में पता चले कि किस वक्त पृथ्वी की क्या कंडीशन रही होगी, अर्थ की क्या कंडीशन रही होगी। अगर ऐसी कोई चीज किसी प्लेस से पता चल सकती है तो उसे जियो हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है ताकि उसे संरक्षित किया जा सके। अब जब हम याना केव्स की बात करते हैं ना, तो यहां पर काले रंग की जो चट्टानें वो अलग अलग टाइम फ्रेम की देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी की अलग अलग समय पर कंडीशन कैसी थी, इसको समझने में मदद मिलती है। तो कर्नाटका के उत्तर कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट के जंगलों में ये केव्स स्थित है। जियोलॉजिकल फीचर देखें तो यह जो केव्स है ना, ये कास्ट टोपोग्राफी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। मतलब यहां पर पानी और एक लाइमस्टोन जिसे कहा जाता है चूना पत्थर, पानी के द्वारा चूना पत्थर के घुलने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है कास्ट टोपोग्राफी। ओके, तो एक ये याद रखिएगा, कास्ट स्थलाकृति इन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार की चट्टानें यहां पर देखने को मिलती है। मुख्य चट्टानों में एक भैरवेश्वर शिखर यहां पर मौजूद है और एक मोहिनी शिखर काफी फेमस है। और यहीं पर ये चट्टानें लाखों साल में नेचुरली बनी हैं, नेचर के द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड में इनका निर्माण हुआ है। और इन गुफाओं के अंदर भगवान शिव का बहुत ही फेमस मंदिर देखने को मिलता है। इसीलिए याना केव्स जो कि कर्नाटका में स्थित है, इसे हाल ही में जियो हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। और इसमें मदद की है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की। किसने? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भारत में मिनरल्स रिसोर्सेस की खोज करना, जियोलॉजिकल स्टडीज करना और नेचुरल डिजास्टर से जुड़ी हुई जानकारियां देना, काफी सारे काम ये संस्था करती है। स्पेशली हेरिटेज के संरक्षण से रिलेटेड काम भी इस संस्था के द्वारा देखने को मिलते हैं। 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत यह संस्था काम करती है। क्वेश्चन हमारा केव्स से था, याना केव्स, तो ये कहां पर स्थित है? तो याना केव्स हमको देखने को मिलती है कर्नाटका राज्य में। आगे चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 16 अप्रैल 2026 को भारतीय रेलवे का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 16 अप्रैल 2026 को भारतीय रेलवे का 173 फाउंडेशन डे मनाया गया है। ठीक है, 173 स्थापना दिवस मनाया गया भारतीय रेलवे का, इंडियन रेलवे का। 16 अप्रैल एक हिस्टोरिकल डेट है इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में। देखते हैं तो सबसे पहली बार 1853 में जो पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे, वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। लॉर्ड डलहौजी इस वक्त भारत के गवर्नर जनरल के पद पर थे, तो इनके टाइम पीरियड में चली थी भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को। और यहीं से भारतीय रेलवे की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी भारत के जो रेलवे मिनिस्टर है ये अश्विनी वैष्णव हैं। इन्होंने इंडियन रेलवे के 100% हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे
और इसके अलावा वंदे भारत के विस्तार की बात कही, कवच जो सेफ्टी सिस्टम है रेलवे में उसे हर रेलवे तक, हर रेलगाड़ी तक या पूरे देश में लागू किया जाएगा, ये कहा है भारतीय रेलवे के स्थापना दिवस पर अश्विनी वैष्णव ने। तो भारत के रेलवे मिनिस्टर हैं वर्तमान में कौन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये है अश्विनी वैष्णव। इंडियन रेलवे शुरुआत 16 अप्रैल 1853। बोरीबंदर जो कि मुंबई में है, यहां से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की पहली रेलगाड़ी चली थी और यह लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी। इसीलिए इंडियन रेलवे के फादर ऑफ इंडियन रेलवे या जनक कौन कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर कौन, अश्विनी वैष्णव। आपको पता है इंडिया में वर्तमान में टोटल 19 रेलवे जोन देखने को मिलते हैं। सबसे नया 19वां रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे के रूप में, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। ग्लोबल रैंक देखिए तो रेल नेटवर्क के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 4th नंबर पर आता है। पहले पर है यूएसए, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर है रशिया और इंडिया आता है 4थे नंबर पर। ठीक है, परिसीमन विधेयक 2026 को हाल ही में लोकसभा में रखा गया। इसके तहत लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी करने का प्रस्ताव है, तो यहां पर परिसीमन बिल की बात की जा रही है। 131 से संविधान संशोधन विधेयक के रूप में हाल ही में से लोकसभा में रखा गया। इसके तहत जब डिलिमिटेशन किया जाएगा तो लोकसभा की सीटें वर्तमान में अधिकतम 550 है, इन्हें बढ़ाकर अधिकतम 850 किया जाएगा। यह प्रावधान है परिसीमन विधेयक 2026 में। तो यह अभी काफी सुर्खियों में है। डिलिमिटेशन बिल पार्लियामेंट में इसे रखा गया है, यह काफी कंट्रोवर्सी में भी है। तो कौन सा अमेंडमेंट बिल है, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है तो ये 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। अगर ये पास हो जाता है इन केस, तो इसके पास होने के बाद ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 107वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया जाएगा। देखिए बिल और एक्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, 129वां संविधान संशोधन बिल जब लाया गया था तो वो जब संविधान में शामिल किया गया तो वो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। 130वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था जब मंत्रियों के बारे में प्रावधान से संबंधित था कि 30 दिन से ज्यादा अगर कोई जेल में मंत्री चला जाता है किसी केस में तो फिर उसकी जो मंत्री पद है वो चला जाएगा, लेकिन वो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ तो वो संविधान में शामिल नहीं हुआ, तो वो बिल 130वां है। अब 131वां संविधान संशोधन बिल लाया गया है। अगर ये पास होता है तो ये फिर 107वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो डिलिमिटेशन बिल है ना, इसमें प्रावधान है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें जो कि 550 है, इन्हें बढ़ाकर 850 किए जाए। देखिए देश में जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, सबको रिप्रेजेंटेशन मिले लोकसभा में, है ना, हर वोट की एक वैल्यू हो, हर वोट के माध्यम से उनका कैंडिडेट चुन के जाए, इसीलिए लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाई जा रही है। अब यह प्रावधान किया जा रहा है डिलिमिटेशन बिल 2026 के तहत कि 2011 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन किया जा रहा है। आखिरी बार जो लोकसभा की सीटें डिसाइड की गई थी वो 1971 के सेंसस पर आधारित थी। लोकसभा की सीटों का निर्धारण 1971 के सेंसस के आधार पर किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। आगे चलकर 84th अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2001 में, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा की जो सीटें जो कि 1976 में फिक्स की गई थी, उस वक्त 552 थी अधिकतम, लेकिन एंग्लो इंडियन हट गई, तो यह प्रावधान किया गया 84 अमेंडमेंट एक्ट 2001 में कि 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं किया जाएगा। मतलब 2026 तक लोकसभा की सीटें वैसी की वैसी रहेगी जैसी 1976 में डिसाइड की गई थी। तो अब 2026 का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो अब डिलिमिटेशन किया जा रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर। तो आई होप आप बेसिक चीज समझ पाए होंगे कि डिलिमिटेशन क्या होता है, परिसीमन की जरूरत क्यों पड़ती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन देखें तो आर्टिकल 82 जो है ना, इसके तहत संसद हर जनगणना के बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट पारित करती है। आर्टिकल 82 लोकसभा की सीटों के डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है।
हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट कानून बनाएगी और उसके आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाएगा। हालांकि ये हर बार नहीं होता है, लेकिन आर्टिकल 82 ये प्रावधान करता है और सेंट्रल को ये पावर देता है। तो भारत में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है। तो अब डिलिमिटेशन किया जाएगा तो वो 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, अगर 131वां संविधान संशोधन बिल पास हो जाता है तो। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी सुर्खियों में है, क्योंकि देखिए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो किया गया था ना, उसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया गया था। लेकिन उसमें यह प्रावधान था कि 2026 में के बाद जो हम जनगणना करवाएंगे उसके आधार पर जो लोकसभा की या विधानसभा की सीटें बढ़ेगी उसमें हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। लेकिन अब यह किया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जा रहा है। तो इसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे कि भैया 2011 की जनगणना के आधार पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये जब एक्ट आया था ना, तब उसमें यह था कि 2026 के बाद जो डिलिमिटेशन होगा नई जनगणना के आधार पर, उसके आधार पर महिलाओं को आरक्षण देंगे। लेकिन 2026 की जो जनगणना शुरू हुई है, इसे तो पूरा होने में 2028-29 आ जाएगा। तो इसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रावधान लेके आई है कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही डिलिमिटेशन किया जाए। और इसके लिए ये जो एक्ट है, इसके कुछ प्रावधान चेंज करने पड़ेंगे कि भैया नई जनगणना नहीं, 2011 की जनगणना के आधार पर ही हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। तो आई होप मुद्दा समझ में आया होगा, इजी था। यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया है? एक लिस्ट है ये यंग ग्लोबल लीडर्स की, यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026। इस लिस्ट में शामिल किया गया है जय शाह को। अच्छा, लिस्ट कौन जारी करता है? तो इस लिस्ट को जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026। तो इसमें इंडियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान में जो चेयरमैन हैं इंडियन जय शाह, इनको शामिल किया गया है। क्रिकेट को ग्लोबल लेवल पर विस्तार करने में, महिलाओं के में जो क्रिकेट है, महिला क्रिकेट, विमेन क्रिकेट, उसको बढ़ावा देने में, खेलों के क्षेत्र में जो इन्होंने योगदान दिया है, इसके लिए जय शाह को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस साल यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में 55 देशों के 40 वर्ष से कम उम्र के 118 जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स है उनको शामिल किया गया है, और इसमें से एक है इंडिया के जय शाह। ठीक है, आईसीसी के चेयरमैन है दिसंबर 2024 से। इनके पहले ग्रेग बार्कले थे न्यूजीलैंड के, पर इनको रिप्लेस किया जय शाह ने। बीसीसीआई के इतिहास में सबसे कम उम्र के बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनने वाले व्यक्ति हैं। अमित शाह के बेटे हैं, जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बोल सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है वर्ल्ड के लीडर्स को, बिजनेसमैन को, और जो भी अलग अलग बुद्धिजीवी है उनको एक मंच देता है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। क्लॉस श्वाब इसके वर्तमान फाउंडर हैं। 1971 में इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए करंट अफेयर 2026 का वन स्टॉप सॉल्यूशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको रोज बताता हूं कि करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर वॉच करने के बाद आपको अगर टेस्ट लगाना है, क्विज लगाना है, आपको रिवाइज करना है, तो आप इस पैकेज को ज्वाइन कीजिए। काफी अफोर्डेबल प्राइस में 3 साल का करंट अफेयर आपको यहां पर मिल जाएगा। 200 से ज्यादा पीडीएफ मिल जाएगी, 50 से ज्यादा ई बुक मिल जाएगी मंथली और ईयरली, और साथ ही साथ 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज भी आप यहां पर लगा पाएंगे। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके लिंक दे दी है। काफी फायदे हैं, रोज बताता हूं मैं आपको, तो इसे ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर इसके बाद आपको कहीं और जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक बार में से ज्वाइन कीजिए। बहुत ही सिंपल है, साल भर 2026 के दिसंबर तक आपका पूरा काम हो जाएगा करंट अफेयर का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। किस राज्य के हाईकोर्ट ने सभी सेक्टर्स में महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू करने का निर्देश दिया है? तो वो राज्य है कर्नाटका।
कर्नाटका हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश हर सेक्टर में लागू करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है कि महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल लीव है वो एक्चुअल में आर्टिकल 21 का उनका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है, इसके तहत राइट टू डिग्निटी महिलाओं का मौलिक अधिकार है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है राज्य सरकार को कि पॉलिसी के तहत 18 से लेकर 52 वर्ष की जो आयु की महिलाएं, उन्हें महीने में एक दिन पेड लीव दी जाए मासिक धर्म अवकाश के लिए। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर में लागू किया जाएगा, ऐसा कहना है कर्नाटका हाईकोर्ट का। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को राज्य में लागू करने का निर्देश दिया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज डे कहा जाता है, कब मनाया जाता है? ओके, इसे स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है और यह डे हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब? 18 अप्रैल। ठीक है, तो हर साल 18 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स के रूप में मनाया जाता है। इन शॉर्ट इसे कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। पूरे वर्ल्ड में जो कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रोटेक्ट करना, लोगों को इसके लिए अवेयर करना, जो गवर्नमेंट है अलग अलग देशों की उन्हें अवेयर करना और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, उनका कंजर्वेशन करना, यह उद्देश्य है वर्ल्ड हेरिटेज डे को मनाए जाने का। सबसे पहली बार 1982 में इसे प्रपोज किया गया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स के द्वारा, और यूनेस्को ने इसे 1983 में ऑफिशियली मान्यता दी थी और इसे हर साल 18 अप्रैल को तब से मनाया जा रहा है। 2026 में इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर्स, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड हेरिटेज डे की। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, इसके प्रस्ताव पे ही मनाया जाना शुरू किया गया। तो इस संस्था की बात करें, ये पूरे वर्ल्ड में मॉन्यूमेंट और ऐसे जो कल्चरल हेरिटेज है उनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाली संस्था है। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और 1965 में इसका गठन किया गया था वेनिस चार्टर 1964 के तहत। वेनिस चार्टर जो है ना वो इटली के वेनिस में 1964 में साइन किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है, जो मॉन्यूमेंट है, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। तो इसी के आधार पर फिर यह संस्था बनी 1965 में। कुछ अदर डे अप्रैल मंथ के, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कल हमने डिस्कस किया था 17 अप्रैल, और वर्ल्ड हेरिटेज डे आज मनाया जा रहा है 18 अप्रैल को। भारत ने अप्रैल 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप्स की कॉन्फ्रेंस का आयोजन अप्रैल 2026 में इंडिया में किया गया, नई दिल्ली में। ओके, ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज है ना, यहां पर उसके लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। उनके जो हेल्थ लीडर्स हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, ऐसे लोग यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप्स की पहली बैठक अप्रैल 2026 में आयोजित की गई नई दिल्ली में। देखिए, हेल्थ सिक्योरिटी, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए यहां पर बातचीत की गई। अब आप बोलेंगे नई दिल्ली में क्यों आयोजित की गई? इसलिए क्योंकि इस बार 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता इंडिया के पास है और ब्रिक्स का जो एनुअल समिट है, क्योंकि वो इंडिया में होना है, तो उसके साथ की जितने भी समिट है उसका आयोजन इंडिया में किया जाएगा। तो एनुअल समिट के पहले जो ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की गई अप्रैल 2026 में, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। ब्रिक्स वर्ल्ड की उभरती हुई जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमी वाले देश है उनका एक संगठन है। 4 देशों ने मिलकर 2006 में अनऑफिशियली इसकी शुरुआत की थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2009 में इसकी पहली समिट जब रशिया में हुई ना, तब से इसका गठन नॉर्मली माना जाता है, लेकिन अनऑफिशियली ये 2006 में बन चुका था। फर्स्ट समिट 2009 में हुई रशिया में,
2010 में साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूड हुआ, 5 देश हुए। 1 जनवरी 2024 में 5 और देश यहां पर जुड़ते हैं ब्रिक्स से, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। और ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या हो जाती है 10। और फाइनली 2025 में इंडोनेशिया भी ब्रिक्स का 11वां मेंबर बनता है। कुछ डॉक्यूमेंटल वर्क बचे होंगे, लेकिन ये 11वां मेंबर है ब्रिक्स का, इंडोनेशिया। तो इस तरीके से 11 मेंबर हो जाते हैं वर्तमान में ब्रिक्स में। 2024 में इसकी समिट रशिया में की गई थी, 2025 में ब्राजील में, और अब 2026 में इंडिया में आयोजित किया जाएगा ब्रिक्स समिट को, एनुअल समिट को। एशियाई एक्सीलेंस अवार्ड 2026 में किस भारतीय मूल के व्यक्तित्व को ग्लोबल कल्चरल एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो एशियाई एक्सीलेंस अवार्ड 2026 में ग्लोबल कल्चरल एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत के विकास खन्ना को। विकास खन्ना ये बहुत ही फेमस इंडियन शेफ हैं। कल भी ये एक क्वेश्चन में हमको मिले थे, टाइम्स मैगजीन के टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल जो पीपल है उनकी कैटेगरी में भी इनको शामिल किया गया है। तो शेफ हैं विकास खन्ना। इनको न्यूयॉर्क में आयोजित एशियन एक्सीलेंस अवार्ड 2026 में भारतीय संस्कृति और जो क्यूजिन है, इंडियन क्यूजिन आर्ट, इसको वैश्विक मंच पर प्रमोट करने के लिए सम्मानित किया गया है। बहुत ही फेमस है ये। भारतीय व्यंजनों के माध्यम से जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसको बढ़ावा देने के लिए इनको जाना जाता है। एक उपाधि होती है, अवार्ड होता है मिशेलिन स्टार। तो आपको पता है मिशेलिन स्टार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय शेफ में से एक है। ये इंपॉर्टेंट है। और फीड इंडिया कैंपेन के माध्यम से दुनिया भर में इन्होंने इंडियन क्विजिन को भी पहचान दिलाई और खुद ने भी एक पहचान डेवलप की है। यहां पर मिशेलिन स्टार दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट को दिया जाने वाला एक सम्मान है, क्वालिटी सर्टिफिकेट के रूप में से माना जाता है। तो इनका एक रेस्तरां चलता है पूरे वर्ल्ड में, तो उसके लिए भी इनको जाना जाता है। और जैसे फिल्मों के लिए ऑस्कर होता है ना, वैसे रेस्टोरेंट की दुनिया में मिशेलिन स्टार एक बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती है, जो कि भारत के विकास खन्ना को दी गई है। एशियन एक्सीलेंस अवार्ड, इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में लॉस एंजलिस में। जो वेस्टर्न मीडिया है और हॉलीवुड है उसमें जो एशियाई मूल के व्यक्ति हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए, उनकी प्रतिभा को पहचान दिलाने के लिए यह अवार्ड दिया जा सकता है, एशियन एक्सीलेंस अवार्ड। विकास खन्ना पंजाब के अमृतसर से आते हैं, ठीक है, इंडियन शेफ। एक बुक भी इन्होंने लिखी है कुकिंग पर, उत्सव नाम की, दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी कुक बुक्स में से एक मानी जाती। टाइम मैगजीन ने अपनी टाइम्स 100 सूची जारी की थी जिसमें इनको भी शामिल किया था। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इजी ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम में सुधार के लिए किस मुख्य स्ट्रक्चर का प्रस्ताव दिया गया है? तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, इजी ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। रिसर्च और डेवलपमेंट को कैसे इजी किया जा सके, इस पर जो रिसर्च दी है ना, इसमें इसने बताया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को अगर इंडिया में बेस्ट करना है तो इसका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और इसको इन्होंने नाम दिया है रोप फ्रेमवर्क। नीति आयोग की रिपोर्ट है। रोप फ्रेमवर्क में आर का मतलब है रिसोर्सेस, फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली अवेलेबल होना चाहिए कंपनीज को या फिर अदर स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन को। अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल लेवल पर रिसर्च के अवसर होना चाहिए। पॉलिसीज सिंपल होनी चाहिए, गवर्नमेंट को उसमें सहयोग करना चाहिए। और इकोसिस्टम लैब टू मार्केट से जुड़ा होना चाहिए सारे सेक्टर्स का, यानी रिसर्च को व्यापारी उत्पाद में बदलना इंपॉर्टेंट है। रिसर्च तो कर ली, लेकिन उन्हें प्रोडक्ट में भी डेवलप किया जाना चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए नीति आयोग ने रोप फ्रेमवर्क को जारी किया, इसका प्रस्ताव दिया किसको लागू किया जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, भारत की पहली विश्वविद्यालय आधारित क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी
इसका इनॉग्रेशन किया गया आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने एसआरएम यूनिवर्सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में है, अमरावती में, इसमें देश की पहली यूनिवर्सिटी बेस्ड अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया है। लैब है ना 85% तक स्वदेशी रूप से निर्मित की गई है। उद्देश्य क्या है? क्वांटम हार्डवेयर की टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और बेंचमार्किंग के लिए एक नेशनल हब के रूप में ये जो फैसिलिटी है, ये जो लैब है, ये काम करने वाली। तो इस तरीके से रिसर्चर्स और स्टार्टअप के लिए एक ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म ये प्रदान करता है। इस लैब की एक विशेषता यह है कि -273 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पर यह संचालित होती है। इससे जो क्वांटम कण है, जो क्यूबिट्स है जिन्हें कहा जाता है, इसकी स्थिरता के लिए इतने कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये लैब इस पे काम कर सकती है। भारत का पहला ऐसा केंद्र है जो कि एकेडमिक और इंडस्ट्रियल दोनों तरह की जरूरतों को एक ही साथ पूरा करने में सक्षम है। तो इसे नाम दिया जाता है यूनिवर्सिटी बेस्ड अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी, ताकि क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। यह इंडिया की पहली है। कहां स्थापित की गई? आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वैसे भी अमरावती को क्वांटम वैली के रूप में विकसित कर रही है, तो यहीं पर इसे स्थापित किया गया है। नेशनल क्वांटम मिशन काफी बार हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है कि 2023 में से शुरू किया गया था। क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को आगे लाना, क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्टार्टअप है उनको बढ़ावा देना और भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए नेशनल क्वांटम मिशन 2023 में शुरू किया गया था। 2030-31 तक के लिए इसका टाइम पीरियड है और इसके लिए 6003 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नेशनल क्वांटम मिशन कब शुरू किया गया? 2023 में। तो यहां पर 18 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है अनीता चौधरी। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने के मामले में किस स्थान पर है? तो यह है 6th रैंक पर। फिडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन? तो यह कौन है? आर वैशाली। हाल ही में जारी टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? यह है रणबीर कपूर। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का कुल निर्यात कितने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? तो 860 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 860 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फिक्की ने अपने नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये हो जाएंगे अनंत स्वरूप। 2026 में विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम क्या है? डायग्नोसिस, फर्स्ट स्टेप टू केयर। इन्फोसिस ने 2026 में किस टेनिस खिलाड़ी को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह टेनिस खिलाड़ी है स्पेन के कार्लोस अल्कराज। भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रॉमा केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी किस राज्य ने लॉन्च किया? तो यह है तेलंगाना। अप्रैल 2026 को आयोजित भारत स्टील 2026 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थल क्या है? नई दिल्ली भारत मंडपम। इजी। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो जाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। अ शॉर्टेड हिस्ट्री किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह है अभिनव बिंद्रा। 11वें अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी अवार्ड दिया गया इलैया राजा को। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए A.K. बाला सुब्रमण्यम। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? पूर्व राष्ट्रपति थे। 1 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आईपीएल इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए 4000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तीनों क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन को लाइक और शेयर करके जाइए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में।
तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।